नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना बेलगाम है, जहां मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल संक्रमित 2 लाख के पार हो गए हैं। पहले 1,18,000 सितंबर में पूरे हुए थे और उसके बाद नए 1 लाख संक्रमित 71 दिन में बढ़े हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण का 1,879 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 2,32,835 हो गई है। दोनों ही राज्य में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कोरोना से फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर भी पस्त हैं, जहां अलीराजपुर के पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 2 आरक्षक उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो शुक्रवार को सागर के डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद सीएम शिवराज ने परिजनों को 50 लाख की मदद देने का ऐलान किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक पार्क में कोरोना वैक्सीन की जानकारी दी और इसके बाद पुणे में वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे और शाम को हैदराबाद में भारत बायोटेक का दौरा करेंगे। और आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। दिवाली के बाद प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होना शुरू हो गया है। इसके साथ राज्य में कोरोना के कुल आंकड़े 2 लाख के पार हो गए हैं। पहले 1,18,000 सितंबर को पूरे हुए थे। इसके बाद नए 1 लाख संक्रमित 71 दिन में बढ़े हैं। इधर भोपाल में 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा मरीज 432 नए संक्रमित पाए गए हैं। बीते 8 दिनों से 300 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि प्रदेश में 1,645 नए संक्रमित भी मिले हैं। एक नजर यदि मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों पर डाली जाए तो एमपी में कोरोना संक्रमित 2 लाख के पार हो चुके हैं। तो 24 घंटे में मिले कोरोना के 1,645 नए मरीज। 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत। इंदौर में 556 नए केस, 3 लोगों की मौत। इंदौर में 2 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। भोपाल में 313 नए मरीज मिले हैं, 2 लोगों की मौत भी हुई है। एमपी में कोरोना के 14,677 एक्टिव केस हैं। एमपी में कोरोना से अब तक 3,224 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर डरा रही है। यहां भी कोरोना के लगातार संक्रमितों की पहचान हो रही है। यदि एक नजर छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ों पर डाली जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,879 संक्रमितों की पहचान हुई है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 226 मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 1,901 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रायपुर में 3 समेत 12 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,814 पहुंच गई है। प्रदेश में 2,32,837 पॉजिटिव केसों की संख्या है। एक्टिव केस 21,839, तो रायपुर में कुल पॉजिटिव केस 46,001 है। 7,543 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी भी कोरोना को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जहां उन्होंने कोरोना वैक्सीन का जायजा लिया, वहीं पीएम मोदी कोरोना को लेकर लगातार वैज्ञानिकों से चर्चा भी कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द देश को कोरोना जैसी महामारी से निजात दिया जा सके। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, हर किसी को एक ही उम्मीद है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि वैक्सीन कब आएगी ये हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उससे आम लोग परेशान हैं। उनके अंदर एक हताशा भी है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जब लगता है कि ये कोरोना कम हो रहा है, उसी वक्त एक बूम आता है और कोरोना एक बार फिर से बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कहीं पर हम लापरवाही कर रहे हैं और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बात करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शरद पंडित जी हमारे साथ, रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ प्रदीप माहौर जी बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं, भाजपा सोशल मीडिया सह संयोजक। और साथ ही हमारे साथ में राम पांडे जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शरद पंडित जी आप ही से मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी यहाँ पर ये होता है
कि आखिर हमें और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत लंबे वक्त से हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमें हमेशा उम्मीद रहती है कि मामले जल्द से जल्द कम होंगे, वैक्सीन जल्द से जल्द निकल के सामने आ जाएगी, लेकिन दोनों में ही हमें जो उम्मीद थी हमारी वो पूरी नहीं हो रही है। देखिए, इस संबंध में मैं ये कहूँगा कि ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं रहा, क्योंकि हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि इसकी सेकंड वेव कोरोना की जो है वो आएगी। अब इसके संदर्भ में ये है कि कुछ कारण रहे। एक तो फेस्टिव्स जो गए उसकी वजह से, दूसरा जो है मैरिजेस भी अब चालू हो गई, लोगों की सोशल एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, तीसरा जो है वो राजनीतिक गतिविधियां भी पिछले दिनों प्रदेश में, देश में सब दूर हुई। तो उसके ये कुछ ऐसे कारण थे जिसमें हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इस तरह के केसेस की एक सेकंड वेव आएगी। दूसरा जो है गिरता तापक्रम का आशय यह है कि जो अभी ठंड गिरने लगी है उसकी वजह से निश्चित रूप से वायरल इन्फेक्शन और जो श्वास तंत्र की बीमारियां रहती है उनका जो है वो असर बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें थी, पर उसके साथ ही साथ हम लोगों को अपनी प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी नहीं आने देना चाहिए, ये मैं समझाना चाहूँगा। देखिए, जो एक सामान्य फार्मूला है हैंड वॉशिंग का, साफ सफाई का महत्व का, दूसरा जो है जो हम लोग मास्क की बात करते हैं, तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग की, इसको तो कोई रूल आउट कर ही नहीं सकता। ये सब चीज़ें तो हमको वैक्सीन आने के बाद भी सभी सावधानियां रखना पड़ेगी। और एक ये सुखद खबर है कि देश के स्तर से, प्रदेश के स्तर पर सभी दूर से वरिष्ठ लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी जनता तक पहुंचे। तो ये वैक्सीन आएगी, उसके बाद भी हमको सामान्य जो सावधानियां हैं उनका ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। वैक्सीन का जो है, वैक्सीन का आना, फिर उसका स्टोरेज करना, हमारे हेल्थ वर्कर्स को उसकी ट्रेनिंग देना, बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कई ऐसे एस्पेक्ट्स रहेंगे जिनको जो है हमको एक माइक्रो प्लानिंग के साथ इस पे काम करना पड़ेगा। दूसरा, वैक्सीन आने के बाद भी इसकी जो इम्यूनिटी जो डेवलपमेंट है वो 65-67% रहेगा, ऐसा हम लोग इसकी जो है वो सोच है हम लोगों की। तो इसके बाद यदि हमारे बाकी जो जनसंख्या है उसको इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए कि जो सामान्य सावधानियां हैं जो बार बार रिपीट की जा रही हैं उसको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, स्टेट लेवल पे जो सर्वेलेंस सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सर्वेलेंस सेंटर है, इनको लगातार निगरानी रखना पड़ेगी। जो हमारे कोर ग्रुप्स हैं, कोर एरियाज हैं, है ना, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे कि जो कोमार्बिडिटी के साथ हैं, डायबिटीज़ है, रीनल इन्वॉल्वमेंट है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, तो इन सबको भी जो है हमको वल्नरेबल ग्रुप में हमारी जो है उस सूची में रखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हेल्थ वर्कर जो है हमारे, वो हमारी प्रायोरिटी होंगे। जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर है उनको यहाँ पर डॉक्टर शरद पंडित जी, आपने प्रायोरिटी तो यहाँ पर बता दी है, आपने ये भी बता दिया कि क्या ध्यान रखना होगा। हालांकि शुरुआती तौर पर सबसे बड़ी बात जो बूम आया, आपने बोला कि कुछ गतिविधियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हम उम्मीद कर रहे थे कि इसकी ये वेव ज़रूर आएगी, और वो हमने आते हुए देखा भी। वैक्सीन के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन जो वेव यहाँ पर आई है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। प्रदीप माहौर जी, इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि लग रहा था कि मामला शांत हो रहा है, कोरोना नीचे जा रहा है, लेकिन अचानक से फिर यूं रॉकेट की तरह उड़ गया? हिमांशु, इसके पीछे एक तो क्या है, फेस्टिव सीजन हमारा जो रहा, इसको हम थोड़ा बहुत जिम्मेदार मान सकते हैं। दूसरा ये है कि लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन एक चीज अच्छी है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हम सबका फेस्टिव सीजन या फिर आपका फेस्टिव सीजन? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, और जहाँ पे राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं वहां पे हम सबने कोशिश करी है कि जितना भी हम कंट्रोल कर सकते हैं उतना हम कंट्रोल करें। और मास्क हर जगह लगाने का हम लोगों ने स्वयं बोला कि सबको कि मास्क लगाएं। लेकिन एक अच्छी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि हमारे पास में टोटल 9.35 मिलियन पेशेंट्स हैं इंडिया में, और 9.35 मिलियन में से 1,36,000 डेथ्स इंडिया में हुई हैं, जो कि एक अच्छा फिगर है, क्योंकि 1.4% डेथ है जो कि
ऑल ओवर वर्ल्ड के कंपैरिजन में हमारे यहाँ प्रदीप कम है। माहौर जी, तो ये इसलिए सारी पता बात तो ठीक है। प्रदीप जी देखिए, मैं यहाँ पर वेव के बारे में बात कर रहा था। ये बहुत अच्छी बात हम ये कहेंगे कि अभी तक अच्छी खबर है कि जो डेथ रेट है वो यहाँ पर मध्य recovery प्रदेश rate में हमारे और यहाँ अच्छा है। हाँ ओवरऑल इंडिया में कम हो रही है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये वेव जो निकल के सामने बाहर आई है फेस्टिव सीजन के साथ साथ, हम इन्हें इलेक्शन को क्यों ना माने कि इलेक्शन की वजह से भी ये वेव बढ़ी है, क्योंकि उस वक्त भी डाउन हो रहे थे। उसके बाद ठीक है, आपने कहा कि अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं, लेकिन जो भीड़ जुटाने का जो तरीका था, सभी लोग बस में जो भरे जा रहे थे, रैलियों में हमने देखा, ये भी तो एक बड़ा करियर है कि कोरोना बड़ा है। ये भी तो हम मानेंगे ना, तो कुछ गलती तो हुई है। ठीक है, फेस्टिव सीजन में हम भावनाओं में बह गए, चुनावों में आप भावनाओं में बह गए थे। अब देखिए, चुनाव एक ऐसी चीज होती है कि उसमें भावनाएं तो होती हैं लोगों की, लेकिन हम जो कर सकते थे, हमने सबको ये बोला कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और उसके बाद कार्यक्रम करिए। अब कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक जो है वो हुई होंगी, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं हुई। शुरुआत में तो आपके गृह मंत्री जी शुरुआत में तो गृह मंत्री जी ने पहनने से मना कर दिया था, हालांकि वो कह रहे थे कि मेडिकल रीजन। वो उनका मेडिकल रीजन था, उन्होंने बताया भी था, और उसके बाद में उन्होंने उसके ऊपर बयान भी दिया था कि उनका आशय ये नहीं था कि कोई ना पहने। और मैं आज भी बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सभी को मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट जो निकलती हैं हमारे बोलने पे या स्नीज करने पे, वो सबसे बड़ा कारण होता है कोरोना फैलने का। तो हम अगर किसी से बात कर रहे हो तो ये भी ध्यान रखें कि उस व्यक्ति ने भी मास्क पहना हो। हम मास्क तो पहने ही साथ साथ, लेकिन जिससे चर्चा कर रहे हैं, जिससे बातचीत कर रहे हैं, जिसके पास हम गए हैं मिलने के लिए, उसने मास्क पहना हो, हाथ धोएं, हम लोग सैनिटेशन अपना मेंटेन करें, चांसेस कम हो जाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अच्छा, राम पांडे जी भी हमारे साथ में हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। राम पांडे जी, आपको क्या लगता है ये जो वेव अचानक बढ़ी है एक बार फिर से, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, तैयारियां प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से की जा रही है, हम लोग भी सावधानी बरत रहे हैं, सतर्क रह रहे हैं, चालानी कार्रवाई धड़ाधड़ की जा रही है, वैक्सीन को लेकर बातें की जा रही हैं। आप क्या कह रहे हैं, क्यों ये वेव बढ़ी अचानक? इसके मुझे दो मेन कारण लग रहे हैं। एक तो मौसम ठंडा हो गया है, और दूसरा जो कारण लग रहा है कि पहले जो चुनाव के कारण आंकड़े छुपाए गए थे और चुनाव के कारण टेस्टिंग कम की गई थी, तो ये दो मेन रीजन है। और आप करीब 8-9 महीना हो गया है, तो जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पता है, मास्क का भी पता है। लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो नियम कानून बना रहे हैं, उन्हें भी इसका पालन करना चाहिए। आप शिवराज सिंह जी की आप डेली की फोटो देखिए, वो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से वो स्वयं इसका पालन नहीं कर रहे हैं। जैसा कि गृहमंत्री जी की बात चल रही थी, उन्होंने खुद ने मना किया। अभी इतनी सारी रैलियां हुई, न नेताओं ने मास्क लगाया, न उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की। जब हम जनता को बता रहे हैं तो पहले हमें अपने ऊपर पालन करना चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य रिलेटेड फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए। आप देखिए, कोई भी नेता वीआईपी को यदि कोरोना पॉजिटिव हो रहा है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है, गवर्नमेंट में नहीं जा रहा है, चिरायू में जा रहा है, पीपुल्स में जा रहा है। आज ही की बात देखिए, कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग हो रही है तो पीपुल्स में हो रही है। भाई, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उसमें ये वैक्सीन की टेस्टिंग क्यों नहीं की जा रही है? तो जो आम नागरिक है उसकी पहुंच 99% जो है, शायद हमीदी अस्पताल में भी ट्रायल चल रहा है, वो सरकारी अस्पताल में जा पाता है। हर कोई तो प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा पाता है। जी जी, अभी जो मीडिया द्वारा बताया गया है वो पीपुल्स का बताया गया है। दूसरा, आप देखिए, जितने भी कोविड सेंटर में आग लग रही है, हादसे हो रहे हैं, चाहे वो ग्वालियर में हुआ हो या कहीं अन्य हुआ हो, तो ये सब जगह हादसे गवर्नमेंट में ही क्यों हो रहे हैं? तो इसलिए सरकार को थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए। और शिवराज सिंह जी तो चुनाव के पहले बोल ही रहे थे कि जलवा और रुतबा कायम रखना है, तो सरकार चाहिए। और जलवा और रुतबे के लिए WHO से करीब 1.5-2 लाख रुपए पर पेशेंट पैसा आ रहा है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? अरबों खरबों रुपया पैसा आ रहा है। तो जिस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जो नियम बना रहे हैं वो स्वयं उसका पालन करें, तब जनता के ऊपर
आप कार्रवाई करें। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, अच्छा, आप पर राम कोई पांडे जी, FIR नहीं होती है, आप पर कोई फाइन नहीं लगता सुनिए, है, जनता देखिए, पर हम फाइन भले नहीं ही लग अपनी रहा है, बात, और यहाँ तक कि राम पांडे जी, मैं एक FIR चीज आपसे ये जानना बेहद जरूरी है, ये जानना बेहद जरूरी है, और मैं चाहता हूं क्योंकि आप बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं, अच्छा लगता है जब आप ऐसे खुलकर अपनी बात रखते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश में ये सारी परिस्थितियां निकल के सामने आ रही हैं, आंकड़े यहाँ पर बढ़ रहे हैं, सरकारी लापरवाही चलिए मानी जा रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये भी चलिए माना जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ मामले बढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपकी सरकार है, तो क्या हम वहाँ पर भी सरकार को दोषी ठहराएंगे या फिर कोई और वजह है कि अचानक एक बार फिर से ये आंकड़े बढ़े हैं? जी, अभी मध्य प्रदेश की बात चल रही है, मुझे मध्य प्रदेश के बारे में ज़्यादा जानकारी है, और यदि आप बता रहे हैं, यदि आपकी बात को सच मान लिया जाए तो फिर सभी दोषी हैं। मैं केवल एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे मध्य प्रदेश के बारे में ज्यादा पता है, मैं मध्य प्रदेश का प्रवक्ता हूं, ठीक है। और यदि हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान लेवल पर बात कर लीजिए, आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा के ऊपर जा रहा है, ठीक है, 93 लाख करीब पहुंच गया है, ये ठीक है। नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश की बात तो ठीक है, हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का है, और कांग्रेस की तो विचारधारा आपके अंदर है ना, तो मैं तो उस बारे में बात कर रहा था कि ये बेहद जरूरी है कि इस समस्या का हल जाने में, ये नहीं कह रहा कि मध्य प्रदेश में ऐसा है, छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों है। गुजरात की भी बात की जाए ना फिर। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा फिर गुजरात की बात करें, गुजरात कोविड सेंटर में आग क्यों लग गई, और ये जो किसान दिल्ली जा रहे हैं, इन किसानों की समस्या क्यों खड़ी हो गई? आपको कोरोना काल में किसान बिल पास करने की क्या जरूरत थी? लाखों किसान दिल्ली पहुंच रहा है, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पा रहा है? क्या वो मास्क लगा रहा है? अच्छा, राम पांडे जी, सुनिए ना, आपको किसान विरोधी बिल, देखिए, हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से देखे जाते हैं, किसान पहुंच रहा है दिल्ली, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मुख्य मुद्दा भी मैंने यहाँ पर उठाया है, कोरोना की एक समस्या मैंने यहाँ पर उठाई है, दिल्ली की भी बात भी कर ली है। जी, दिल्ली में जो लाखों किसान अभी इकट्ठा हुए हैं, उनके बारे में भी आप कुछ बताइए। क्या ये सरकार की गलती नहीं है? कोरोना में आप किसानों की बात कर लीजिए, कल जब किसानों की बात करेंगे तब आप कोरोना की बात कर लीजिएगा। दिल्ली पहुंचना पड़ रहा है जी। किसान और कोरोना एक दूसरे से रिलेटेड है। इस समय जहां भीड़ जमा होगी, जहां लाखों लोग जमा होंगे, वहां ऐसे ही जनता के लिए कांग्रेस, बीजेपी सब एक दूसरे से, सारे राजनीतिक दल एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, सब मिले हुए हैं। जनता तो यही सोचती है ना, सब अपना फायदा देखते हैं, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता है। कांग्रेस की आएगी तब आप कांग्रेस की सरकार से पूछना, जब कांग्रेस का अच्छा, चलिए ठीक है। जब डॉक्टर शरद पंडित जी, तब आप कांग्रेस, डॉक्टर शरद पंडित जी, देखिए, आप डॉक्टर हैं, आप बहुत बखूबी तरीके से बता सकते हैं, और जनता के मन में एक सवाल बहुत चल रहा है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में भी कुछ चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि जो अभी ट्रायल चल रहा है, कहीं पर सेकंड ट्रायल चलने लगा है, भोपाल में भी ट्रायल शुरू हो गया है, बाकी जगह भी ट्रायल चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 3 जगह मौजूद हैं, अहमदाबाद में इस वक्त हैं, उसके बाद पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे, और उसके बाद फिर वो हैदराबाद जाएंगे। और सर, आपका एक्सपीरियंस इस मामले में क्या कहता है कि जो ट्रायल हैं वो कितने लंबे और चलने वाले हैं, या फिर कितना लंबा वक्त लगेगा जब इनका रिजल्ट निकल के सामने आएगा, जिस पर हम भरोसा जता सकें और फिर वो वैक्सीन आम जनता तक पहुंचे? देखिए, इस संबंध में कुछ भी प्रत्याशित नहीं है, और कोई भी समय सीमा का निर्धारण आज नहीं किया जा सकता है। जो हमारे वैज्ञानिक हैं या हमारे चिकित्सक गण हैं, और उनके साथ साथ जो शासन प्रशासन के लोग हैं, वो लगे हुए हैं इसको, और सभी लोगों की चिंता है कि जल्दी से जल्दी इस वैक्सीन को आए। देखिए, अभी जो है ये इसकी जो है 3rd फेज वाली ट्रायल चल रही है। अभी कुछ जो है लोगों पर इसके असर देखने के लिए अभी 2 दिन पूर्व से ही ये सब चालू हुआ है, भोपाल की जैसी खबरें हैं, और इसमें जो है हमको कुछ समय और प्रतीक्षा करना, मतलब डॉक्टर पंडित, क्या इसमें ऐसा है कि करीबन 7 से 8 महीने अभी और आने वाले वक्त में लगेंगे, क्योंकि ट्रायल के रिजल्ट जब तक उम्मीद के अनुसार नहीं आएंगे तब तक इसको फाइनलाइज नहीं किया जा सकता, तो करीबन 7-8 महीने या फिर हो सकता है 1 साल तक ये ट्रायल चलाए जाएं? नहीं,
नहीं देखिए, ऐसा है, इस संबंध में मैं भी कोई इस समय सीमा का जो है वो जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कारण ये है कि ये बहुत वरिष्ठ स्तर पर और काफी कुछ जो है फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो काफी फेजेस से जब गुजरेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा समय तो लगेगा, पर उस समयावधि को हम लोग निश्चित रूप से नहीं बता सकते। सभी लोग गंभीर रूप से प्रयास कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि वैज्ञानिक हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी लगे हुए हैं इस बारे में। तो वैक्सीन अपनी जगह पर एक आशा की किरण है कि वैक्सीन आएगा, लोगों को लाभ मिलेगा, परंतु मैं आपके इसके साथ ही ये भी बता रहा हूँ, उल्लेख कर रहा हूँ कि हमको सामान्य सावधानियों पर आज भी वैक्सीन आने के बाद भी बराबर ध्यान देना होगा। वैक्सीन की अपनी कुछ सीमाएं हैं। वैक्सीन हो सकता है कि 65% या उसके आसपास कुछ प्लस माइनस लोगों पर प्रभावकारी हो, परंतु बाकी लोगों पर कभी कभी इसका प्रभाव नहीं भी होता है, इससे प्रतिरोधक क्षमता नहीं आती है। दूसरा, ये एक जो है आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस तेजी से अपना स्वरूप बदलता है, उसमें म्यूटेशन होता रहता है। तो जैसे जो वैक्सीन तैयार किया गया, वो वैक्सीन के बाद आने के बाद वो हो सकता है वायरस फिर अपना स्वरूप में परिवर्तन करे। इस तरह का अनुभव हमारा H1N1 वायरस के समय भी रहा है और अन्य वायरल इन्फेक्शन में भी रहा है। तो इसमें जो है अपनी जगह पर सब लोग गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम आएंगे, परंतु उसको समय सीमा का निर्धारण अभी कुछ भी जो है नहीं कहा जा सकता। परंतु निश्चित रूप से जनता तक पहुंचने के पहले कई फेजेस से गुजरना पड़ेगा। पूर्ण तरह से यानी लड़ाई अभी लंबी है, वो जनता को जो है ये लड़ाई अभी लंबी है, बहुत लंबी लड़ाई है और हम सभी लोगों को उसके लिए मानसिक तौर पर भी मजबूत होना पड़ेगा। अच्छा प्रदीप जी देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है आम जनता के लिए, क्योंकि आम जनता को बहुत दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं और संक्रमण का दायरा भी बढ़ रहा है। काबू करने की कोशिश भले ही की जा रही है, मास्क वगैरह खूब बांटे जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, लोग चालानी कार्रवाई भी देख रहे हैं कि कितना चालान उनका काटा जा रहा है, कितना वैसे परेशान है बहुत से लोग, उनकी जीविका नहीं चल रही है, लेकिन वो सारी चीज़ ठीक है। अब आगे के लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की है? सरकार प्रशासन की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी की गई होंगी कि कैसे अब सख्ती बरतनी है, कैसे लोगों को समझाना है? बिल्कुल, देखिए कुछ जगह पे रात के कर्फ्यू जो है वो अनाउंस किए गए। रात के कर्फ्यू कई लोग कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं और कांग्रेस ने भी ट्वीट करके भी मजाक बनाया कि रात में कर्फ्यू करने से क्या कोरोना रात के समय नहीं आता। कि ये सब जो एक्टिविटीज हैं इनका ऑब्जेक्टिव होता है सेंसिटाइज करना। जब भी आप रात में कर्फ्यू लगाते हैं तो लोगों को ये समझ में आता है कि कोरोना अभी भी हावी है और कोरोना से बचने के लिए हमको प्रयास करने हैं, अपने आप को बचाना है। रात में कर्फ्यू लगा, दिन में आप काम कर सकते हैं, इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं होती है और लोगों को जो सेंसिटाइज करने का ऑब्जेक्टिव है वो भी सॉल्व हो जाता है। और जिस तरह से हमारे साथी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इसके पीछे पूरी तरीके से बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है, देखिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। ये समय ऐसा है कि जिस समय हमको सब मिलके एक साथ मिलके सारी मशीनरी, मैं तो बोल रहा हूं कि कांग्रेस भी इसके ऊपर काम करे, सभी लोग मिलके काम करें और कोरोना ना फैलना पाए। क्योंकि कोरोना की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिस तरह से पेशेंट्स एक साथ एक्यूमुलेट हो जाते हैं और हमारी जो मेडिकल व्यवस्था है उसको खत्म हो जाती है उस समय पे, उसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। कोरोना का डेथ रेट अभी इस समय पे बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है क्योंकि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है हमारा। तीसरी चीज है जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो वैक्सीन की बात की जा रही है, वैक्सीन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। वैक्सीन में अभी सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो आएगी वो आएगी कोल्ड चेन की, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन अभी तक आ रही हैं उनके बारे में मैंने थोड़ी स्टडी करी थी। कुछ ऐसी वैक्सीन है जिसको -20 डिग्री से रखना पड़ेगा, कुछ ऐसी है जिसको -0 डिग्री पे रखना पड़ेगा। -0 डिग्री वाले की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कंपैरेटिवली कम अभी तक आंकी गई है और जो -20 डिग्री सेल्सियस पे रखना है उसकी ज्यादा आंकी गई है। लोकल वैक्सीन भी बनाने का प्रयास हो रहा है जिसमें कोल्ड चेन की इतनी आवश्यकता ना पड़े। हर गांव, हर नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया वहां तक कोल्ड चेन पहुंचा के और उस वैक्सीन को पहुंचाना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। बहुत सही कहा, ये अहम बात है। हाँ, जिसमें कि समय भी लगेगा, साथ में बहुत सारे एक्सपर्ट्स की उसमें राय भी लेनी पड़ेगी, साथ में मशीनरी भी लगेगी, साथ में क्या बोलते हैं गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम जो है इसमें काम करना पड़ेगा, सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। ये एक वायरस कोई क्या बोलते हैं बीजेपी वायरस है, कांग्रेस वायरस नहीं है। ये वायरस जो है भारत के ऊपर एक तरीके से देखा जाए तो प्रकृति का एक हमला है। राम पांडे जी, बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो आज चाहती है कि विपक्ष का भी विश्वास उसके साथ में जरूर जुड़े, यहाँ पर कांग्रेस भी उसके साथ में खड़ी हो। आप कुछ और सुझाव यहाँ पर देना चाहते हैं कि सरकार को इन मुद्दों पर कदम उठाना चाहिए? जैसे भोपाल में कई दुकानदार कह रहे हैं कि 8 बजे दुकानें बंद करवा देते हैं,
परेशानी वैसी हो रही है तो कम से कम वो टाइम लिमिट 9 बजे तक कर दी जाए। कई जगह चालानी कार्रवाई इतनी की जा रही है, ताबड़तोड़, लोग बोल रहे हैं कमा कुछ रहे नहीं है, चालानी कार्रवाई लगातार हमारी तरफ से की जा रही है, पैसे हमारे अलग कट रहे हैं। तो आप कुछ सुझाव देना चाहें? देखिए, सबसे बड़ा सुझाव तो ये है कि मैंने प्रैक्टिकली अभी देखा है 8-9 महीने में कि जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है उनको कोरोना नहीं पकड़ रहा है। कई राजनेताओं ने खूब रैलियां की, उन्हें नहीं हुआ। कई जगह बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, लोगों को नहीं हुआ। तो जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उनको ज्यादा पकड़ रहा है। तो लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाए। आर्थिक स्थिति अच्छा होगी तो अच्छा खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो देश के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारना जरूरी है। जो EMI लोग नहीं दे पा रहे हैं उसका सरकार कुछ करे, किराया नहीं दे पा रहे हैं लोग, सरकार उसका कुछ करे, बिजली का जो बिल लोग नहीं दे पा रहे हैं सरकार उसमें कुछ करे। तो सरकार लोगों को कुछ इस तरह की खुशहाली दे जिससे वो अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सके। और सबसे बड़ा जो कोरोना जुड़ा हुआ है, आप देख लिए जो लोग अंदर से बीमार हैं उन्हें पहले से कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, कोरोना उन पर अटैक ज्यादा कर रहा है, उनको ज्यादा प्रभावित कर रहा है। दूसरा, राजनीति नहीं होना चाहिए। अब बताइए, सीरम इंस्टीट्यूट प्रधानमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी न तो वैज्ञानिक है, न MBBS है, न होम्योपैथिक है, न आयुर्वेदिक है, केवल फोटो खिंचाने जा रहे हैं वहां। जब इसरो के साइंटिस्ट ने मंगलयान भेजा था तब प्रधानमंत्री जी ने वहां डिस्टर्ब किया और वो मंगलयान हमारा सफलतापूर्वक वहां स्थापित नहीं हो पाया। अब ये जा रहे हैं वहां डिस्टर्ब करने के लिए। प्रधानमंत्री जी को वहां जाने की जरूरत बीजेपी क्या ने है? ये बातें सुनी होंगी तो बीजेपी इस पर जरूर ध्यान देगी। हालांकि एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो राम पांडे जी ने अपनी बात रखी तो जनता उसको गलत तरीके से ना ले, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है कोरोना उनको नहीं छू रहा है। कोरोना सबको छू रहा है, जो ऊपर बैठा है, जो नीचे बैठा है, जो दाएं बाएं बैठा है, सबको छू रहा है। तो आप सावधानी बरतें, ख्याल रखें, इम्यून सिस्टम मजबूत रखें और मास्क जरूर लगाएं, सुरक्षित रहें, किसी के भरोसे पर मत रहें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।